दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ते हैं एक कड़ी आगे, करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस भर भर के पूछा जाता है कि गोभी का मरुस्थल कहाँ है। तो ये कहाँ हो जाएगा, चीन में। कई बार चीन में पेपर में नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट यानी कि कॉन्टिनेंट का नाम दिया जाता है, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका। यानी गोभी मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो वो हो जाएगा एशिया में। या फिर अगर चीन दे रखा होगा तो चीन का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा पामीर की पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड या संसार की छत बोला जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया गया है। महाद्वीपीय बहाव का मतलब होता है कि जैसे आपने गोंडवाना लैंड का नाम सुना होगा, जैसे गोंडवाना लैंड से ही टूटकर अफ्रीका और बाकी सारे महाद्वीप कई कई सारे बने हैं एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह से हमारे भारत में हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में आपने देखा होगा कि जो हिमालय पर्वत, हिमालय की श्रेणियां हैं, वो कैसे यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से ही जो लैंड टूटकर एशिया में जाके टकराया, जिसके कारण से क्या होगा, हिमालय पर्वत जैसे कि माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। तो वही करा, ये किसने बताया, तो एवे वेगनर ने इस चीज को बताया। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्बर्ट वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पेंजिया विभाग आरंभ हुआ था। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप में पिंडों में बटे थे। एक का नाम था लॉरेशिया और दूसरे का नाम था गोंडवाना, और इन्हीं दोनों के संयुक्त भाग को क्या बोला जाता था, पेंजिया। कब, आज से 20 करोड़ वर्ष पहले। पेपर में ये पूछा जाता है कि लॉरेशिया और गोंडवाना किस भूभाग का क्षेत्र था, तो वो हो जाएगा पेंजिया। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ यानी कि टूट गया। जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना। कैसे, उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ गए, जो आज महाद्वीप के रूप में जानते हैं। कौन कौन से, कितने महाद्वीप है, तो 7 है। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जैसे कि यूरोप हो गया, फिर अंटार्कटिका होगा, आर्कटिक हो गया, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको बोलते हैं, श्रीलंका को बोलते हैं। जो श्रीलंका का राजधानी, अभी जो श्रीलंका का कैपिटल है जयवर्धनम पूरे हैं, कोटे, जयवर्धनम पूरे कोटे हैं, और पहले कोलंबो था। अभी अब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का जो अभी कैपिटल है, राजधानी है, वो इस्लामाबाद है। भारत का जो है न्यू दिल्ली है। और बर्मा, आप सभी जानते हैं, बर्मा म्यांमार का पहले नाम था, बर्मा है। अगला प्रश्न है जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, करें निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है। स्थलरूढ़ देश है तो वो कौन सा हो जाएगा, हंगरी। हंगरी जो है वो स्थलरूढ़ देश है, यानी कि इसके हंगरी के चारों तरफ कोई भी वाटर बॉडी, हंगरी के जो चारों तरफ है वो देश ही देश है, वाटर बॉडी नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे कुछ इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। हंगरी एक स्थलरूढ़ देश है जो कि यूक्रेन, रोमानिया, साइबेरिया, क्रोएशिया, सोल्विया, ऑस्ट्रेलिया और सोल्वेलिया के से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से, रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। देखिए काला सागर ही को डेड सी बोला जाता है। ये एक बहुत लवणीय महासागर है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। डेड सी को हिंदी में मृत सागर के भी नाम से जानते हैं, और मृत सागर में लवणता ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका होता है वो कितना है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पानी कितना है, तो करीब करीब 2/3 पानी ही है। कितना है, 2/3। चलिए पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि परसेंटेज में, यानी कि कितना भूभाग पर पानी है और कितना पर लैंड है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल की लगभग 29% भाग पर स्थल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से अगर आप देखें कि ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर वाटर जो है 29% क्या है, लैंड है, यानी कि जगह है, सरफेस है।
और बाकी जो आपके पास बचा कितना 71% है, तो 71% क्या है, पानी है। 71% पानी है। बाकी जो 29% है वो क्या है, लैंड है या फिर सतह है। इसको ये कह सकते हैं क्या है, ये सतह है। पेपर में कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये एक महासागरीय धारा है। पेपर में कई बार यहाँ पे कई जगह ये प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पे बीपीएससी ने भी इसको 3 बार यहाँ पे पूछा है। बाकी अभी एक IARI का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी ये पूछा गया था इससे। बाकी रेलवे में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, एक महासागरीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम। और ये महासागरीय कैसे धारा है, कई बार पूछ दिया जाता है, ठंडा है कि गर्म है। तो ये कौन सी है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जल धारा है। इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। कह रहे कि फ्लोरिडा की धारा जब एंटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेंट्रास अतृप्त से आगे बढ़ती है तो वो गल्फ ऑफ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और ये कैसी धारा है, गर्म जल धारा है। पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिसको ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है कैसा धारा है, तो गर्म जल धारा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। यहाँ से कई बार पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि आखिर जो बृहत्तम विश्व में सबसे जो बड़ा डेल्टा है वो किस दो नदियों के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो एक नदी यहाँ से निकलती है चीन से, जिसको कहते हैं सांगपो, और वो यहाँ से यांगते से, और वो जाके यहाँ पे चीन अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। और उसी को यहाँ पे असम में बाकी क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा होती है उसी से जो जाके बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल और बंगाल में जाके गिर जाती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, और उसी को कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। और कई बार पेपर में सुंदरबन डेल्टा को पूछा जाता है कि किस आकार का है। तो ये इस त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार क्यों है, मान लीजिए कि यहाँ से गंगा नदी आई और यहाँ से क्या है, ये यांगटीसी नदी यानी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आया और यहाँ पे आके गिर गया। तो यहाँ से जैसे गिरेगा तो ये यहाँ से बहाव के क्या लाएगा, मिट्टी। जैसे मिट्टी लाएगा तो इस तरीके से ये मिट्टी यहाँ से गिराएगा तो यहाँ से ऊंचा बन जाता है, और इसी को बोलते हैं डेल्टा। और यही क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है, और यहीं पे है असम और यहाँ पे है बांग्लादेश। तो आप ये समझ चुके होंगे। यहाँ पे कुछ और डिटेल जानना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं गंगेज डेल्टा विश्व की बृहत्तम डेल्टा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के भी नाम से इसको जाना जाता है। पेपर में यहाँ से कई, ये आप इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर सकते हैं, पेपर में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस को पुटअप किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो यहाँ पे लाल सागर जो स्वेज नगर है, तो आप यहाँ देखिए जो स्वेज नहर है ये मानव निर्मित, देखिए ये जो स्वेज नहर है ये मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड नहर है, जो विश्व की सबसे बड़ी नहर है। पेपर में यहाँ पे 1 नंबर ये आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व में सबसे मानव निर्मित सबसे बड़ा नहर कौन सा है, तो स्वेज नहर है। ये किसे जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है। इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि पेपर में यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है। देखिए स्वेज नहर मिस्र के सहनाई प्रायद्वीप में बनाई गई एक विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि बनाया हुआ नहर है, जो ये कब बनाया था, 1869 में। कई बार पेपर में ये पूछ दिया जाता है कि जो स्वेज नहर का निर्माण है वो कब किया गया है, तो 1869 में किया गया है। इसकी जो यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई करीब 164 किलोमीटर है, तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई कितनी थी, तो 193.3 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और मेडिटेरियन सी और लाल सागर, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह है, जो कि उत्तरी सिरे पर पोर्ट सेड बंदरगाह स्थित है, जो कि यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफ़ी हो गई है। इससे ये बहुत फ़ायदा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि पनामा नहर किसे जोड़ती है। ये भी पेपर में कई बार इसको पूछा गया है कि पनामा नहर किसे। तो जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर
प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के भी नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कई बार पेपर में इसके लिए। यहाँ पे कुछ अगर डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के मध्य स्थल स्थमस को काटकर बनाई गई एक प्रमुख जहाजी नहर है। अटलांटिक महासागर को पेपर में डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंध महासागर किस महासागर को बोला जाता है, तो ये अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, जो ये पनामा नहर है किसे जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जो पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका में चक्कर लगाकर कुल 2250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु ये बन जाने से अब काफ़ी कम हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है क्या कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या है। यहाँ से देखिए कई बार प्रश्न में यहाँ से देखिए पृथ्वी की सतह से ओजोन की परत की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ से देखिए 15 से 35 किलोमीटर तक वैसे तो नॉर्मली होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक ई भी दे सकता है, जो कि ई हो जाएगा 15 से 35 किलोमीटर। कई बार यहाँ पे ये भी ऑप्शन में कंसिडर किया जाता है 40 से 35 किलोमीटर। इसको देख लेते हैं कि आखिर कैसे क्या होगा आंसर। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितना? 15 से 35। यूँ तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। देखिए रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, जो कि विश्व मौसम संगठन WMO को भी एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, जिससे कि जो धरती पर जो मानव लोग रहते हैं, स्किन जो पैरावैंगनी किरणें होती है, मानव जो स्किन है, चर्म रोग के लिए बहुत खतरा होती है और इससे चर्म कैंसर भी हो सकता है और वो ओजोन परत हमें बचाता है। पेपर में कई बार यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है इन किरणों से कौन सी रोग होती है, तो त्वचा कैंसर होता है। इसके अलावा पेपर में ये पूछा जाता है कि ओजोन जो है, ओजोन लेयर को मापने के लिए किस चीज़ की प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पे है, कह रहे कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है। तो हमारा यहाँ पे देखिए जावा में नहीं है, मालदीव में नहीं है, सुमित्रा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं जो जावा द्वीप है वो सुंडर ट्रेंच गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ है, इंडोनेशिया द्वीप के सुमात्रा जावा द्वीपों के समांतर है। पहले इस गर्त को किस नाम से जानते थे, जावा गर्त के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ से देखिए कई क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे, आप कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा यहाँ से प्रश्न बनता ही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, देखिए अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर में सबसे बड़ा दिन होगा। कब? दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं किस गोलार्ध में क्या होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में शीत अयंत या विंटर सोलिस्टिक्स बोलते हैं, जो कि 21 एवं 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ पर? विंटर सोलिस्टिक्स, या फिर ये कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में। ग्रीष्म अयंत समर सोलिस्टिक्स के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 और 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक इसके विपरीत होगा, 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और 21 और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। इसको आप यहाँ पे चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से बहुत प्रश्न आपको इसी वाले स्लाइड से देखिएगा, कहीं से भी आपको एग्जाम यहाँ से मिल जाएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो। ठीक है, दोनों बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा था कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 21 और 22 दिसंबर। हमें 21 नहीं था, अगर यहाँ पे देखिए 21 दिसंबर भी देता और 22, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाता, इनमें से एक से अधिक। तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है। अगला प्रश्न निकला ठीक है, अगला प्रश्न जानने से पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए
टकलामकान, इसको टकलामकान मरुस्थल एशिया की झिंजियांग यूबर स्वतंत्र की चीन में विस्तारित है। दक्षिण में कुनकुल पर्वत तथा पश्चिम में उत्तर में पामेर का पठार तेन्यासा पर्वत से घिरा हुआ है। ये समझ गए। चलिए अब आप इसका आंसर खुद करिए। तो इसका आंसर आप देंगे क्या होगा, टकलामकान कहाँ है, चीन में है। चलिए एक प्रश्न और कर लेंगे, फिर अगला वाले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। अभी आपको मैंने बताया कि मृत सागर क्या है, जिसको डेड सी बोलते हैं। इसमें लवणीय ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है, नमक की मात्रा ज़्यादा होता है। देखिए लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन कहाँ कहाँ है, देखिए मृत सागर जो डेड सी कहाँ कहाँ है, जॉर्डन में है, इजराइल में है, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है, ठीक है, फिलिस्तीन में है। सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में भी फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा। अभी हाल ही में बीपीएससी ने प्रश्न को इसको पूछा है। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आई एग्जाम एकेडमी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।